आज हम लोग यूनिट 4 शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना है। एजुकेशनल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होता है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। तो 3 तरह के बच्चों का दिया हुआ है, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड इंडिविजुअल्स या गिफ्टेड स्टूडेंट्स, और तीसरा है अंडर अचीवर्स। तो उसके क्रम में पहला हम शुरू करेंगे स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले देखना होगा। तो स्लो लर्नर्स वो लोग होते हैं जो कि वैसे बच्चे हैं जिनको बैकवर्ड वर्ड भी बोला जाता है, पर ये अब खराब शब्द माना जाता है, इसलिए स्लो लर्नर नाम दिया गया है। ये वैसे बच्चे हैं जो काफी रिजर्व रहते हैं और उनके हम उम्र बच्चों से, उसी एज ग्रुप के और बच्चों से जितना एक्सपेक्टेड है कि वो उतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, वैसा ये नहीं दे पाते हैं। कर्क ने 1962 में रेट ऑफ लर्निंग को यूज किया कि इसके आधार पे हम बच्चों को स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड या एवरेज चिल्ड्रन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग स्लो लर्नर्स को बोला गया है वैसे बच्चे जो एवरेज इंटेलिजेंस से कम इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी नॉर्मल आईक्यू जो होता है उससे कम आईक्यू रखते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं जिनका आईक्यू नॉर्मल है या थोड़ा हाई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो स्लो लर्नर्स हैं, क्योंकि स्लो लर्नर होना सिर्फ आपके आईक्यू पर निर्भर नहीं है, कई और फैक्टर्स हो सकते हैं, कई और कारण हो सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। इस वजह से हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी का आईक्यू कम है तो ही वो स्लो लर्नर होगा। थोड़े नॉर्मल आईक्यू वाले लोग या थोड़ा अबव एवरेज आईक्यू वाले बच्चे भी स्लो लर्नर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो स्लो लर्नर्स जो हैं, जितनी भी औसत स्कूल की पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से 15 से 17% बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें सिर्फ पढ़ाई में ही कमी नहीं, बल्कि कभी कभी फिजिकल कमियां भी देखी जाती हैं, सामाजिक कमियां भी कुछ हो सकती हैं, और इमोशनली भी कुछ इनमें कमियां हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से भी ये थोड़ा बाकी बच्चों से कमजोर हो सकते हैं। स्लो लर्नर्स जो हैं उनमें थोड़ी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, ये भी एक कारण है। यही एकमात्र कारण नहीं है, पर एक मेजर कारण ये भी है स्लो लर्निंग होने का बच्चे में, कि उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत सही नहीं हुआ है, उसका आईक्यू बहुत सही नहीं है, बहुत शार्प बच्चा नहीं है, जितना एक नॉर्मल एवरेज बच्चा होता है वैसा वो नहीं है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि उसका पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होगी। स्लो लर्नर्स वैसे बच्चे होते हैं जो स्लोली सीखते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है स्लो लर्नर्स हैं ये सीखते हैं लेकिन धीमी गति से सीखते हैं। किन की तुलना में? अपने हम उम्र बच्चों की तुलना में ये थोड़ा स्लो स्पीड से सीखते हैं। इनमें जरूरी नहीं है कि कोई डिसेबिलिटी हो, कि सीखने में या पढ़ने लिखने की कोई समस्या या कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी इनको हो, जैसे कि डिसलेक्सिया वगैरह होता है जिसमें पढ़ने लिखने की दिक्कत बच्चे को होती है और ये जीवन पर्यंत रहती है। तो इस तरह के चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये नॉर्मल बच्चे ही हैं, पर थोड़ा धीमी गति से पढ़ते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए उतना चीजें अचीव कर पाने के लिए जो एक कोई भी औसत बच्चा इनकी उम्र का कर पाता है। तो इसलिए ये डिसेबल्ड नहीं है किसी तरह की, इन्हें कोई स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में डालना पड़े वैसी बात नहीं है। मेंटली चैलेंज्ड नहीं है, कोई और तरह की पढ़ने लिखने की समस्या नहीं है, सिवाय इसके कि इन्हें समय ज्यादा लगता है, इन्हें एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है वही चीज पढ़ने के लिए जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए आसान होगा, वही चीज इन्हें टफ लगती है, कठिन लगती है। हमें कभी भी स्लो लर्नर्स को मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड बच्चों से, जो मानसिक तौर पे अपंग बच्चे होते हैं, उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लो लर्नर्स जो होते हैं वो कम से कम कुछ औसत दर्जे का पढ़ाई लिखाई, शैक्षिक अपना जो भी डिग्रीज हैं वो पा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उतना अचीवमेंट वो लाइफ में कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करेंगे, पर एक औसत लेवल की ग्रेजुएशन वगैरह तक जैसे नॉर्मल पढ़ाई लोग कर पाते हैं उतना वो अचीव कर सकते हैं अगर कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो ये कर सकते हैं। जबकि ये मेंटली चैलेंज बच्चे नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनसे तुलना करना इनकी ठीक नहीं रहेगा। ये जब बड़े भी हो जाते हैं ये बच्चे, तो इनके स्लो लर्नर होने के कारण हो सकता है थोड़े से इनको जॉब के एरिया में या बाकी चीजों में दिक्कत आए,
लेकिन ये एडजस्ट करना तब तक सीख जाते हैं, सीख चुके होते हैं, तो वो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें दिक्कत उनको नहीं आती है। इनफैक्ट एक नॉर्मल क्लासरूम में भी ये एडजस्ट करना सीख जाते हैं। थोड़ी इन्हें डिफिकल्टी लगती है पढ़ाई लिखाई में, पर ये एडजस्ट कर पाते हैं एक नॉर्मल क्लासरूम में, इसलिए इनको स्पेशल क्लासेस की जरूरत है जो स्पेशल बच्चों के लिए बनी होती है, तो ऐसा नहीं है। स्लो लर्नर जो वर्ड है ये कई सारे बच्चों को कवर करता है, जिनको आमतौर पे ऐसे शब्दों से बोला जाता है जैसे डल, रिटार्डेड, एजुकेशनली सब नॉर्मल। कुछ वर्ड्स इसमें सही नहीं माने जाते आज के टाइम में, जैसे डल और रिटार्डेड बोलना। एजुकेशनली सब नॉर्मल बोला जा सकता है, मतलब शैक्षिक रूप से ये नॉर्मल से नीचे सब नॉर्मल है, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी भी क्लासरूम में आप देखिए एक या दो बच्चे इस तरह के मिल जाएंगे जो कि स्लो लर्नर्स होंगे, जो उतनी स्पीड से कैच नहीं कर पाते चीजों को जितना नॉर्मल बच्चे क्लास के बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, और ये इनके स्कोर्स में रिफ्लेक्ट होता है, या क्लास में जवाब देना हो तो उसमें दिखता है कि ये नहीं कैच कर पा रहे चीजों को, नहीं बहुत सही से प्रोसेस कर पा रहे। एक कारण जो होता है एजुकेशनल रिटार्डेशन का, मतलब एजुकेशनली ये बहुत समर्थ नहीं है एक नॉर्मल बच्चे की तरह से, वो पढ़ाई लिखाई में आईक्यू का तो असर पड़ता ही है, पर उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कुछ आपके रहन सहन संबंधी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत गरीब परिवार से है, अगर उसके परिवार में किसी तरह की समस्या चल रही है, मानसिक शारीरिक परेशानी लोगों को ज्यादा है, उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं घर में। अगर घर में पेरेंट्स के बीच में आए दिन वाद विवाद, मारपीट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस तरह की जो परिस्थितिक सिचुएशन जो है कारक, उनकी वजह से भी इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे की पढ़ाई पर। और वैसे केस में बच्चा नॉर्मल आईक्यू रखते हुए भी, या शायद नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही आईक्यू होते हुए भी, वो स्लो लर्नर की कैटेगरी में आ सकता है। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि आईक्यू कम है तो वो स्लो लर्नर होगा। ये भी एक कारण है, लेकिन ये एकमात्र कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे घरों से जो बच्चे आते हैं वो स्लो लर्नर कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, बट उसके बाद भी उन्हें पढ़ाई लिखाई करने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो नॉर्मल बच्चों जितना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई स्लो लर्निंग चाइल्ड है? तो 4 मेन कैटेगरीज में हम देख सकते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को: डेवलपमेंटल, सोशल, पर्सनल और एजुकेशनल। ये 4 एरियाज हैं जहां पे आपको लक्षण दिखेंगे। एक स्लो लर्निंग चाइल्ड, अगर हम डेवलपमेंटल एरिया की बात करें, तो एक स्लो लर्निंग चाइल्ड में आप देखेंगे कि इनकी मेमोरी थोड़ी खराब किस्म की होती है, और इनके स्पीच और लैंग्वेज में भी दिक्कत आती है। एक नॉर्मल बच्चे से ये थोड़ा लेट बोलना शुरू कर सकते हैं, लेट बात करना शुरू कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान इनका थोड़ा धीमी गति से डेवलप हो सकता है एक नॉर्मल बच्चे के चलते के तुलना में। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा अगर 2 साल का हुआ, मान लीजिए उसको 50 से 60 शब्द तक आते हैं, वो उतना बोल पाता है, तो उसकी तुलना में ये उससे कुछ कम ही वर्ड्स, 20-25 वर्ड्स ही बोल पाएंगे। तो इनका लैंग्वेज का जो नॉलेज है, जो शब्द का ज्ञान है, ये भी थोड़ा स्लो चलता है एक किसी नॉर्मल बच्चे की तुलना में। अगर सोशल फ्रंट पे बात करें, सामाजिक कारक, तो उसमें देखेंगे कि ये बच्चे जो होते हैं इनको सामाजिक चीजें सीखने में भी तकलीफ होती है, इनको समस्या होती है, नॉर्मली ये चीजें नहीं सीख पाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने कूदने के बजाय अपने उम्र से छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी उम्र के बच्चों जैसा इनका अंडरस्टैंडिंग और सोच और समझ नहीं होती है, तो उनके साथ इनको हीन भावना होती है, और हो सकता है वो बच्चे भी इनको बहुत स्वीकार नहीं करें, जिसके चलते ये छोटे बच्चों के साथ ज्यादा सहज खुद को महसूस कर पाते हैं। उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ बातचीत करने में इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। आमतौर पे बड़े लोग जो होते हैं, वयस्क होते हैं, ऐसे बच्चों को समझते हैं कि अच्छा ये इंट्रोवर्ट किस्म का है, थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का है, बहुत घुलना मिलना नहीं चाहता है, इसलिए इसके बहुत फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन कारण ये नहीं होता है कि वो बहुत रिजर्व है या अंतर्मुखी स्वभाव का है। कारण मेनली ये होता है कि उसको थोड़ी सी अंदर हीन भावना आती है, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ उनके मेंटल लेवल पर बातें नहीं कर सकता, उनके लेवल की चीजें नहीं खेल सकता। तो जो दूसरे बच्चे हैं उसकी उम्र के, वो भी उसको बहुत शामिल नहीं करना चाहते अपनी चीजों में, और इसको भी इनकन्वीनियंट लगता है बच्चे को, वो नहीं शामिल होना चाहता है इसमें। पर्सनल रीजंस देखें, अगर पर्सनल फैक्टर क्या क्या दिखता है इन बच्चों में व्यक्तिगत रूप पे, तो ये आप देखेंगे कि इनको लर्निंग की प्रॉब्लम होती है,
और इनको अपने इमोशंस पे भी कम कंट्रोल होता है, बहुत नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, बहुत आवेश में अचानक से आ सकते हैं, बहुत क्रोध करने लग सकते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपनी चिंता और व्याकुलता शो करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन करते हैं इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों पे, माइनर चीजों पे, जहां कोई एक नॉर्मल बच्चा उतना रिएक्ट नहीं करेगा, ये ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज के लिए। छोटी छोटी कठिनाई या छोटे छोटे कुछ उनको अगर फेलियर्स झेलने पड़े लाइफ में मामूली से भी, तो ये जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत सैड हो जाएंगे, बहुत ही गुमसुम और मासूम, बहुत गुमसुम किस्म के हो जाएंगे और बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए इनका बहुत ज्यादा इमोशन ज्यादा प्रकट होता है, ज्यादा बाहर आता है और ये अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आवेशों को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। इसके साथ इनमें आप देखेंगे ऐसे बच्चों में सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हें एहसास होता है कि ये अपने उम्र के बच्चों जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं चीजों में, इनको समझने करने में दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई की चीजें, इसकी वजह से ये थोड़ा सा खुद में भी हीन भावना से ग्रस्त होने लग सकते हैं और इनको अपने पर भरोसा कम होता है, कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर कम होता है। इसी वजह से आप देखेंगे इसी वजह से ये एग्रेशन बहुत ज्यादा शो करते हैं, बहुत आक्रामक हो सकते हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो रहती है, मतलब भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है, कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, अचानक से इस तरह के चेंजेस इनमें देखने मिल सकते हैं। एजुकेशनल फ्रंट पे अगर बात करें पढ़ाई लिखाई संबंधी, तो इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स तो इनको है ही, इनको चीजें पढ़ के समझने में समय ज्यादा लगता है, उसको प्रोसेस करने में दिमाग में समय ज्यादा लगता है, उनको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे एक नॉर्मल बच्चा जहां इजीली समझ लेगा, उनको सिंपल चीजें समझने में भी थोड़ा सा ज्यादा समय और मेहनत देना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई सारे जो फैक्टर्स हैं, आईक्यू की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते हैं उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, परिवार संबंधी चीजें हैं, एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है पेरेंट्स या टीचर से, बहुत सारे कारक हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सारे कारणों की वजह से इनका एजुकेशनल प्रॉब्लम रहता है कि पढ़ाई इनकी बहुत सही से नहीं हो पाती है, चीजों को ये ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, मेमोरी पुअर होती है, कुछ पढ़ा तो याद नहीं रख पाते हैं, बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है सिंपल सिंपल चीजों के लिए, तो ये सब करेंगे तो फिर तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते अपने लेसन्स में, जहां बाकी बच्चे पढ़ के याद कर लिए सिंपल चीजें आगे बढ़ गए, ये उसी को दोहराते रह जाएंगे और फिर भी उसमें चीजें उनको भूलती रहेंगी, तो जब वही बेस नहीं स्ट्रांग हो पा रहा है तो उसकी बेसिस पे आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आगे का कैसे पढ़ेंगे, टफ चीजें कैसे पढ़ेंगे, तो इस वजह से ये पिछड़ने लग जाते हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं स्लो लर्नर्स की और देखते हैं इस क्रम में। तो कई सारी चीजें होती है, एक तो बहुत मेजर है मेमोरी का प्रॉब्लम, जो हमने देखा कि मेमोरी की इनको बहुत दिक्कत होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इनकी काफी खराब होती है, कुछ चीज पढ़ा जब तक रिवाइज कर रहे हैं कई बार दोहरा रहे हैं, याद रहेगा, रिवाइज करना छोड़ा, थोड़ा समय बीता भूल जाएगा, तो ये दिक्कत होती है कि चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप उसके आगे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग की जो भी पढ़ाई लिखाई होती है बचपन से आज तक, हमने जो पहले का पढ़ा है अगर सब कुछ भूल जाए तो उसके आगे का हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पीछे का हमें भूल गया, बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गया, तो उसके आधार पे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये दिक्कत होती है, मेमोरी की प्रॉब्लम रहेगी तो पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है, जो बच्चों में देखने में मिलती है। दूसरी बात कि जो दिमाग में इन्होंने याद किया है उसको भूल न जाए, इसके लिए बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको वो चीज थोड़े समय के लिए तो याद रहती है पर आगे याद नहीं रहती, और फिर मिस्टेक्स भी उतनी ज्यादा करना शुरू करते हैं, जैसे टेस्ट हुआ कुछ लिखना करना है तो मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक्स करते हैं तो इनका अपने पे कॉन्फिडेंस और भी लूज होता जाता है कि नहीं मैंने इतना दोहराया, इतना सब चीज किया, फिर भी मुझे नहीं याद रहा ये, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, सिर्फ उनको रिपीटिशन करवाते रहना, बार बार दोहराते ही रहना कि उनको याद हो जाएगा, ये भी एक उपाय नहीं हो सकता है, कभी कभी पढ़ाया क्या गया है और किस मेथड से पढ़ाया गया है, जब पहली बार पढ़ाया गया कोई टॉपिक, वो भी बहुत जरूरी होता है, अगर वो कुछ ऐसे बोरिंग मेथड से या वैसे मेथड से पढ़ाया जा रहा है जिससे ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इनको दिक्कत होगी, तो बहुत बार रिवाइज करने से भी वो चीज लंबे समय याद नहीं रहने वाली है, तो मेथड चेंज करने की जरूरत है कि किस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, अगर दिख रहा है कि एक मेथड से बच्चा बहुत कन्वीनियंट नहीं फील कर पा रहा है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है उस तरह याद करने में, तो हमें मेथड चेंज करना पड़ सकता है, कुछ ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने पड़ सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए।
तो पहला पॉइंट है कि स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं जो हैं वो सीमित होती हैं, वो लर्निंग करना उनको बहुत दिक्कत होता है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है कि वो रीजनिंग नहीं कर सकते, मतलब तर्क क्षमता उनकी थोड़ी वीक होती है, वो सोच विचार नहीं कर सकते, तर्क करके चीजों को नहीं समझ सकते, लगभग नामुमकिन होता है ये करना उनके लिए। तो ये उनको बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो सिर्फ रटी हुई चीजें या रटा हुआ जो ज्ञान है उसमें ही सक्सेस पा सकते हैं, बहुत बार वो भी प्रैक्टिस करने के बाद। कुछ चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो अमूर्त तरह का चिंतन होता है, जो अपने दिमाग में आदमी लॉजिक और रीजनिंग लगा के चीजों के निष्कर्ष पर पहुंचता है, सोचता है, अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करता है कि ऐसे हुआ था तो क्या हमने किया था, सही किया था कि गलत किया था, अब ऐसे करना चाहिए, नहीं सोच पाते, इतना लॉजिक एंड रीजनिंग ये नहीं लगा सकते हैं, तो उन्हें दिक्कत आती है सब वजह से, जिसकी वजह से उनका सोशल रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। दूसरी चीज है कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बताया कि पुअर मेमोरी इनकी काफी खराब रहती है, तो ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं पढ़ते टाइम। ये भी एक कारण है कि इनकी मेमोरी पुअर रहती है, क्योंकि अगर सही तरह से उसको हमने लर्न नहीं किया तो वो कैसे रिटेन रहेगा लंबे समय तक, तो ये एक दिक्कत आती है। हालांकि देखा गया है कि अगर बच्चे मोटिवेटेड है किसी चीज के लिए, उनको बहुत इच्छा है, बहुत रुचि है किसी चीज के लिए, चाहे आंतरिक रूप से चाहे बाहरी रूप से, आंतरिक मतलब उनको मजा आता है वो चीज याद रखने में, उनको इंटरेस्ट आता है, बाहरी रूप से मतलब अगर आप उनको कुछ लालच दे रहे हैं कि ये लो, ये टॉफी खा लो, या ये तुमको देंगे याद कर लो, तो उस चीज में कभी कभी इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है, हमेशा उनको ऐसा जरूरी नहीं है, पर इन केसेस में थोड़ा उनका परफॉर्मेंस ठीक दिख सकता है। जैसे कुछ एविडेंसेस शो करते हैं, रिसर्च में ये आया है कि कुछ डल बच्चे, अगर उनसे पूछा गया कि अच्छा तुम्हारे कंट्री के स्पोर्ट्स टीम में, क्रिकेट टीम में, या तुम्हारे यहाँ के लोकल क्रिकेट टीम में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनका नाम बताओ, कौन कौन लोग खेलते हैं उसमें, तो वो आराम से बता ले जाएंगे, प्लेयर्स का नाम आराम से बता देंगे। तो उनको इंटरेस्ट है, इसलिए वो काम उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो 11 प्लेयर्स का नाम आपको गिना देंगे। लेकिन बाकी चीजें जो उससे इजी टास्क रहेगा वो आप देखेंगे कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी होता है कि उनका इंटरेस्ट किधर है, और इसलिए इनको पढ़ाने के जब हम चीजें यूज करते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, क्लासरूम सिचुएशन जो होती है इनकी, अगर उसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत इनको ध्यान केंद्रित करने की समस्या तो होती ही है, अगर क्लास का सिचुएशन ऐसा है कि शोर शराबा ज्यादा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है, तो ये और नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी इनको दिक्कत है, इनका मोटिवेशन थोड़ा पुअर है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, और अगर थोड़ा माहौल भी वैसा मिल जाता है जहाँ पे बहुत शांति नहीं है और बहुत दिक्कत इनको लगे, बहुत मेहनत करनी पड़े कंसंट्रेट करने में, तो इनसे और फिर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये एक रीजन है जो दिखता है इनमें, कैरेक्टरिस्टिक है जो दिखता है ऐसे बच्चों में। चौथी बात है कि ये अपनी आइडियाज को या अपनी जो भी चीजें सोच रहे हैं, जो बातें दिमाग में आ रही हैं, उसको लैंग्वेज में बहुत सही तरह से बयां नहीं कर पाते हैं। तो बाहरी इंसान तो कैसे समझेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, आपको कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि आपने अंदर से क्या समझा या क्या चीज सोच रहे हैं, कर रहे हैं। पर ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज की भी नॉलेज पुअर होती है, तो बहुत सही वर्ड्स की इनको जानकारी नहीं होती, कैसे अपनी बात को सही तरह से सामने वाले को कम्युनिकेट करें, ये नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ इनका सोच जो है वो भी बहुत डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि संज्ञानात्मक क्षमताएं इनकी सीमित होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इनमें, जो बच्चों में एक चीज आपको बहुत आसानी से दिखती है, कल्पनाशीलता, कि बहुत चीजें इमेजिन कर लेते हैं विभिन्न तरह की, वो ये नहीं कर पाते हैं। दूरदर्शिता इनमें नहीं होती है, ये नहीं समझ पाते हैं कि आज हम ये काम करेंगे तो कल को ये लोग नाराज हो जाएंगे, हमें डांट पड़ेगी इस चीज के लिए, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम क्या होगा इनके एक्शंस का, वो भी ये नहीं समझ पाते, उतने भी दूर तक ही समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो दूरदर्शिता की कमी, फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, किसी चीज का क्या परिणाम होगा, ये समझना भी इनके लिए मुश्किल होता है। पांचवा, जो डेवलपिंग सोसाइटीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसे, वहां पे ये बच्चे जो होते हैं, इनमें आप देखेंगे कि सोशल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स काफी देखने में आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जैसे कंट्रीज में, इंडिया जैसे हो गया, आप समझते हैं कि पेरेंट्स स्कूल की पढ़ाई लिखाई टॉप करना है, नंबर अच्छे पाने पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो स्कूल की परफॉर्मेंस इनकी जाहिर सी बात है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, संतोषजनक नहीं होती है, तो पेरेंट्स जो है इनसे नाराज ही अक्सर रहते हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से भी इन्हें बहुत मोटिवेशन नहीं मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये
काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपने फेलियर्स की वजह से भी दुखी रहते ही हैं और पेरेंट्स से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी काफी दुखी रहते हैं। और सोसाइटी में भी इसलिए लोग भी बातें करते हैं कि अरे उनके बच्चे को पढ़ने नहीं आता, वो फेल हो रहा है बार बार एक ही क्लास में, इस तरह की बातें करते हैं। तो सोसाइटी से भी सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे बच्चे हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आके या बहुत ज्यादा एग्रेशन में आके कल को एंटी सोशल तरह का बिहेवियर अपनाने लग जाए, असामाजिक तरह के कार्यों में लग जाए, तोड़फोड़ मारपीट इस तरह की चीजों में लग सकते हैं। अब ये सब जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी स्लो लर्नर्स की, इसको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक क्या चीजें हैं उनमें कमियां हैं, वो चीज एक हो गई। दूसरा वीकनेस ऑफ अटेंशन, ध्यान केंद्रित कर पाने की समस्या। और तीसरा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इनको जो असुरक्षा की भावना होती है ये चीज। ये 3 मेन कैटेगरीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो स्लो लर्नर्स हैं या एजुकेशनली सबनॉर्मल भी जिनको बोला जाता है, जो मॉडर्न टर्म है इनके लिए, ESN शॉर्ट में बोलते हैं, एजुकेशनली सबनॉर्मल। ये अगर आप देखें तो ये बच्चे जो होते हैं वो अपने कपड़े पहनने करने में, अपना ड्राइंग राइटिंग करने में, कुछ चीजें इस्तेमाल करने में, कूदने में, चढ़ने में, डांस करने में, गेम्स खेलने में, दौड़ने भागने में, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज भी जो एक आम बच्चे की होती है, आप देखेंगे कि ये उसमें बहुत सही नहीं होते हैं, काफी पुअर स्किल होती है इनकी इस सब एरिया में भी। इसकी वजह से इनको और अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इनको ज्यादा सक्सेस और कॉन्फिडेंस फील कराने की जरूरत है ताकि सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर पाए। इन बच्चों में आप देखेंगे कि ज्यादातर इनका फिजिकल डेवलपमेंट में कमी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट की तुलना में फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर ही होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं उसमें इन तरह की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, स्लो लर्निंग की प्रॉब्लम्स, ये कई कारणों से हो सकती हैं। हो सकता है उनकी कैपेसिटी जो थी पढ़ने लिखने की ये इसलिए कम हो गई हो क्योंकि लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। कई बच्चे अगर आप इमेजिन करें, सोचें अपने स्कूल टाइम्स में, तो पता चलता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, महीनों बाद वो आएगा। तो महीनों बाद आएगा तो वो कोप नहीं कर पाएगा, जो पढ़ाई इतनी हो गई उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा, उसको स्पीड से चीजें करनी है वो नहीं कर पाएगा, उसका स्लो लर्निंग होने लगेगा। तो स्लो लर्निंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो पैदाइशी आती कि कोई स्लो लर्नर है तो हमेशा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में ठीक रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई उसके बाद उसके लाइफ में स्लो लर्निंग वाला फेज शुरू हो गया। कुछ प्रॉब्लम हो, मेल न्यूट्रिशन हो, घर पे खाना पीना उसको ठीक नहीं मिलता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, सही मात्रा में नहीं मिलता है, मान लीजिए गरीब परिवार से है, या पेरेंट्स परवाह नहीं करते हैं, पेरेंट्स कुछ ड्रग एडिक्ट्स हैं या कुछ और है, या आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं है। तो ये सब एनवायरमेंट का, खान पान का, पोषण का, इन सब चीजों का इफेक्ट बच्चे पे आएगा। क्योंकि पढ़ने लिखने में हर चीज का यूज आता है, आपके सेंसरी सिस्टम्स जो है, आंख नाक ये सब सही काम कर रहे हो, कान ये सब सही वर्क कर रहे हो, दिमाग सही ग्रो कर रहा हो, उसको सही पोषण मिल रहा हो। तो ये अगर नहीं होगा, अगर खान पान में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रह रहा है हर समय बच्चे को, एंग्जाइटी रह रही है, डर लगता है उसको घर जाने से कि घर माहौल खराब होगा, मारपीट होगी, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। तो ये सब भी कुछ कारक हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एक बच्चे के लिए, उसको स्लो लर्नर बना सकते हैं। फिर आते हैं वीकनेस ऑफ अटेंशन, जो ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, कंसंट्रेशन में समस्या होती है। तो जैसा हमने देखा कि इन बच्चों में पुअर मेमोरी मिलती है, याददाश्त इनकी खराब होती है, स्मृति खराब होती है। उसका एक कारण है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, पढ़ते करते समय ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहे हैं तो याद चीजें कैसे रहेंगी, तो ये भी एक कारण है। दूसरी बात, ये बच्चे जो होते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, ध्यान केंद्रित करके पढ़ नहीं पाएंगे। चंचल होने का यही मतलब ही है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान बहुत भटकता है चीजों से, तो ऐसे केस में पढ़ाई नहीं हो पाती है। साथ ही बच्चे बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करने वाले और उधम मचाने वाले टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये सारा एक तरह से जो बच्चों में ADHD के सिम्टम्स दिखते हैं, हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स दिखते हैं कि बहुत ज्यादा चंचल है बच्चा, बहुत कूद फाद करता है, उनमें भी ये चीज देखने में मिलती है कि कंसंट्रेट वो इसीलिए पढ़ाई पे नहीं कर पाते, पढ़ाई का परफॉर्मेंस पुअर होने लगता है, मेमोरी खराब होने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं किसी पेपर में, या क्लासेस में भी बार बार फेल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और उनको नफरत होने लगेगी पढ़ाई लिखाई से, उनको हीन भावना महसूस होगी और ये चक्र चलता रहेगा।
तो उनको फिर नफरत होगी पढ़ाई लिखाई से, पढ़ना नहीं चाहेंगे और नहीं पढ़ेंगे और ज्यादा फेल होंगे और नफरत होती जाएगी पढ़ाई से। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो कभी भी कुछ वर्ड्स ये देख रहे हैं, लैंग्वेज की चीजें पढ़ रहे हैं, कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको नहीं समझ में आता है, इनको बहुत दिक्कत समझ में आती है चीजों को लिंक करने में। पढ़ाई करने का मतलब है जब आप चीजें पढ़ते हैं तो पहले की आपकी जो जानकारी है उसके संबंध में उसको पढ़ के याद रखते हैं, उससे जोड़ के किसी तरह से चीजों को लर्न करते हैं, लेकिन ये इस तरह का कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं। इस वजह से भी इनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है काफी। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे बच्चों को टीचर्स को चाहिए कि जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल हो, ऐसी चीजें पढ़ाएं। सिर्फ सुन के बच्चा पढ़ रहा है ऐसा ना हो, देख के पढ़े, कुछ इंटरेस्टिंग कथा कहानी टाइप का कुछ सुनाकर, कुछ इस तरह का कुछ कार्टून या कुछ इस तरह की चीजें दिखाकर जिससे कुछ लर्निंग हो सके। जिससे कहानियां बच्चों को सीख दी जाती है, सबक दिए जाते हैं कि चोरी खराब चीज है, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। छोटी छोटी कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, खरगोश की, हाथी की, चूहे की, अलग अलग सी कहानियां होती हैं। कुछ भी तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है मटेरियल को ताकि वो चीजों को लिंक कर पाए और पढ़ पाए। जैसे मान लीजिए अगर उसको वर्ड हम सिखा रहे हैं इंग्लिश का नाइट, रात, नाइट, तो नाइट डायरेक्टली वर्ड बोल के बोलने से पहले कि देखो नाइट है इसका मतलब रात होता है, रट लो इसको। इसके बजाय अच्छा होगा कि उसको एक एक अल्फाबेट सिखाएं, क्योंकि एबीसीडी उसको याद है, एबीसीडी उसने पढ़ा है। अब उसके कंटेक्स्ट में उसको एक एक अक्षर हम लिख के दिखाएं कि ये एन, फिर आई, फिर जी, एच और टी, इन 5 अक्षरों से ये मिलके बनता है। फिर उसको बोले, उसके बारे में कुछ कुछ बताएं, उसको बच्चे को लिखने के लिए बोलें, फिर बताएं कि रात का उल्टा दिन होता है, रात में रोशनी कम होती है, इस नाइट का उच्चारण ऐसा है जैसे लाइट, साइट। इस तरह से अलग अलग तरीकों से उसको एक ही चीज पढ़ाने की कोशिश करें तो वो बच्चा सीखने में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। फिर आता है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, बच्चे में जो असुरक्षा की भावना होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें ऐसा क्यों होता है, असुरक्षा की भावना क्यों होती है, असहज क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उन्हें खुद भी पता होता है कि बाकी बच्चों की तुलना में, उस उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी क्लास के जो बच्चे हैं, उनकी तुलना में उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और ये कमी फिजिकल कारणों से भी हो सकती है, मेंटल कारणों से भी हो सकती है। इसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तैश में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आवेश में आ जाते हैं, क्रोध करते हैं, खुद पर ही रुष्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसे बच्चे हमेशा टीचर से कुछ भी प्यार और तारीफ पाने की इच्छा करते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि देखिए पिक्चर में दिखाया गया है बगल में, कि टीचर को भी बहुत केयरफुल यहाँ रहना पड़ता है कि जो ऐसे स्लो लर्नर्स हैं उनकी कितनी तारीफ करें। क्योंकि ये स्लो लर्नर्स कोई स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में तो पढ़ते नहीं है, स्पेशल स्कूल्स में तो पढ़ते नहीं है, ये नॉर्मल क्लासेस में होते हैं जहाँ बाकी नॉर्मल बच्चे भी हैं। तो अगर बहुत ज्यादा तारीफ करने लगेंगे ऐसे बच्चों को बस मोटिवेट करने के लिए, तो बाकी बच्चे उनसे नफरत करने लगेंगे कि टीचर जो है उन्हीं की तारीफ करती है, हमारी तारीफ नहीं करती, हम तो उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से वो बच्चे को और नेगेटिव फीडबैक देंगे, उसको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उससे नफरत करेंगे, जो कि बच्चे के लिए कैसे भी हेल्पफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चा ये भी चाहता है कि मेरे पीयर ग्रुप के जो लोग हैं, मेरे दोस्त साथियों का जो ग्रुप है, वो मुझे एक्सेप्ट करे। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है टीचर को कि हाँ इनकी तारीफ करें, एनकरेजमेंट दें, पर इस तरह नहीं कि दूसरे बच्चों को फिर कॉम्प्लेक्स होने लगे उनसे। ये चीज ध्यान देनी होती है। जो इस तरह के बच्चे हैं स्लो लर्नर्स, अगर इन पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया इनकी पढ़ाई को लेकर, तो ये आगे चल के ड्रॉप आउट कर सकते हैं स्कूल से, स्कूल छोड़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठ सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतनी फीस लग रही है और इसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, एक ही क्लास में 3 साल से फेल हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ाने का। तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बच्चा भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है कि हम केपेबल नहीं, हम कुछ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, और पढ़ाई छोड़ के बच्चे बैठ जाते हैं। तो ये चीज ना हो, सही से पढ़ लिख सके, अपना कुछ नौकरी चाकरी आगे कर पाए, जॉब कर पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की कमी अगर बच्चे में है तो ऐसे बच्चों की जल्दी पहचान कर पाना। तो ये बच्चे जो होते हैं, ये क्योंकि मोटिवेटेड नहीं होते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है पेरेंट्स से, प्लस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, इसलिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। जैसे इमेच्योर बिहेवियर करेंगे छोटे बच्चों की तरह, बहुत जल्दी रोने परेशान होने लगेंगे,
अलग थलग रहना चाहते हैं लोगों से, जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हीन भावना रहती है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, और अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं। क्लास में भी रहेंगे तो पता चला खिड़की के बाहर ही देख रहे हैं, अपने ही ख्यालों में है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको मिल सकता है तारे जमीन पर, अगर आपने मूवी देखी हो तो बच्चा बहुत ही ज्यादा कल्पना लोक में अपने खोया रहता था, वो क्लास में बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था क्योंकि क्लास में पढ़ाया उसको समझ में नहीं आता था। तो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं कर पाता था, कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे, हंसते भी थे, और टीचर्स भी रूडली बिहेव करते थे, तो वो और डिप्रेस्ड होते जाता था। तो वो चीज आप इमेजिन करें तो आपको दिखेगा, क्योंकि स्लो लर्नर्स इस तरह के भी हो सकते हैं कि उनको पढ़ने लिखने की तकलीफ हो, उनको चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं अपनी कल्पना लोक में ज्यादा खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं इसीलिए। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना लिखाना है, तो स्कूल अथॉरिटीज को और पेरेंट्स को मिलकर ये समझना होगा कि ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करें और उनके लिए क्या सिचुएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये पढ़ाई लिखाई ठीक तरह से कर पाए। सबसे पहले आती है फैमिली। फैमिली को बहुत जरूरत है क्योंकि फैमिली में बच्चा सबसे ज्यादा समय अपना दे रहा है, तो बहुत जरूरत है कि बच्चे को वहां पे सुरक्षा का भाव महसूस हो, उसको लगे कि फैमिली की कंडीशंस अच्छी हैं, उसको वहां पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मेरे पर किसी का ध्यान ही नहीं है, दोनों पेरेंट्स का, दोनों अपने अपनी लाइफ में है, और बहुत डिसअपॉइंटेड फील करे, अपने मन की फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, निराशा शेयर न कर पाए पेरेंट्स से, तो ये और खराब बात होगी। तो ये बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी सक्सेस जो उसको स्कूल में मिलती है, कोई एक टेस्ट में कभी ठीक ठाक नंबर उसके आ गए, कुछ इस तरह का हो गया, तो घर जाए तो शेयर करे, लोग अवेलेबल रहे उसको सुनने के लिए, उसको एनकरेजमेंट मिले, टीचर्स एनकरेज करें, उसकी तारीफ करें। ये ऐसे बच्चे चाहते हैं। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उनको और दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। सुलीवन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्लो लर्नर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्होंने 12 बताए हैं, और जो हमने देखे हैं ऑलमोस्ट उसमें सारे कवर भी हुए हैं। जैसे इनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है, ये बहुत चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अवधान इनका पुअर होता है, कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, बहुत जल्दी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान बहुत जल्दी बढ़ जाता है आसपास हो रही चीजों से। रिएक्शन टाइम इनका कम होता है, रिस्पॉन्स बड़े देर से देते हैं क्योंकि चीजों को समझने सोचने में इनको समय लगता है। खुद को गाइड नहीं कर पाते हैं, स्वनिर्देशित नहीं होते हैं। खुद जैसे बच्चे होते हैं एक निश्चित एज के बाद, उनको पता है कि घर जाना है, होमवर्क लेके बैठना है, करना है, फिर खेलना है, उन्हें पता है क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, क्या काम करना है। उनको रोज पेरेंट्स बैठा के, ऐसा नहीं होगा कि 7th 8th क्लास तक पहुंच गए और पेरेंट्स डांट बोल के बैठा ही रहे कि चलो पहले होमवर्क कर लो, ये कर लो। ऐसा नहीं होगा, बच्चे थोड़ा सा स्वनिर्देशित होने लगते हैं, अपने काम को खुद मैनेज करने लगते हैं, पर इन बच्चों में वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये बहुत सही ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये चीजों को जनरलाइज नहीं कर पाते हैं। अमूर्त तरह के जो कॉन्सेप्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो देखे नहीं जा सकते, जो दिमाग में सोचने हैं, उस तरह की चीजें ये नहीं कर पाते हैं। जैसे ऐसे बच्चों को अगर आप मैथ्स सिखाएंगे तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स सिखाना। बेसिक मैथ्स आप सिखा सकते हैं कि 3+4 कितना होगा, क्योंकि आप चीजें दिखा सकते हैं उनको कि ये 3 पेंसिल है, फिर ये 4 पेंसिल आ गई, अब इसको गिनो, ये 7 हो गए। लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स होने लगता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कैरी ओवर या बोरो करने लगते हैं, घटाव करने में, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे नंबर से बड़ा नंबर, और बगल वाले दहाई नंबर से हम एक उधार लेकर फिर सॉल्व करते हैं, अब इस तरह की चीजें इन्हें नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि आप ये करके दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, दिमाग में ये करना होता है तो उन्हें नहीं समझ में आती है चीजें। तो इस तरह के जो अमूर्त चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली दिखा के या वैसे करके नहीं समझा सकते, ये बच्चे उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते इस तरह की चीजें, बहुत दिक्कत इन्हें होती है। इसी तरह से ये चीजों को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, लिंक नहीं कर पाते हैं, शब्दों को, दो अलग अलग बातों को, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ये लिंक नहीं कर पाते हैं, जोड़ के नहीं समझ पाते हैं टोटलिटी में। फेमिलियर चीजें भी जो हैं, जो ये पहचानते हैं, समझते हैं, वो नए एनवायरनमेंट में दिखेंगी, नए माहौल में दिखेंगी, नए इन्फॉर्मेशन के साथ दिखेंगी, तो इनको दिक्कत आएगी उसको हैंडल करने में, उसको पहचानने में, समझने में। इनकी लर्निंग की हैबिट भी बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे सीखते हैं, पर भूलते उतना ही जल्दी है। तो धीरे सीखना और जल्दी भूलना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इनकी पढ़ाई लिखाई में आगे अचीव करने में। बहुत ही इनका लोकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बहुत ग्लोबली नहीं सोच सकते, एक वृहद स्तर पे चीजें नहीं सोच सकते, बहुत छोटे स्तर पे अपने पर्सनल लेवल पे ही कुछ चीजें सोच पाते हैं, थोड़ा लार्जर ग्रुप के हिसाब से चीजें नहीं समझ पाते हैं। अपने लिए कोई स्टैंडर्ड ये बच्चे नहीं तय कर पाते हैं
कि मुझे एक अपने लिए मानक स्थापित करना है, मैं इतना होमवर्क कर लूंगा तब खेलने जाऊंगा, मैं ये काम निपटा लूंगा, 2 चैप्टर याद कर लूंगा, फिर मैं कुछ खाऊंगा। ये नहीं कर पाते, इस तरह के लिए अपने लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ मानक नहीं सेट कर पाते हैं। इनमें ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी का अभाव होता है, क्योंकि कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा इनकी नहीं होती है कुछ अच्छी चीजों के लिए। ऐसी कल्पना लोक में खोए रह सकते हैं जब पढ़ाई लिखाई उनको समझ में नहीं आ रही, कुछ भी इमेजिन करने कहीं और ध्यान बटा हुआ है। लेकिन जो रियल कल्पनाशीलता बच्चे दिखाते हैं, कुछ एकदम क्रिएटिव तरह की ड्राइंग करते हैं, कुछ और बहुत ही अच्छी तरह की चीज बनाते हैं जो दिखता है कि हाँ ये तो यूजफुल चीज है, ये अच्छा टैलेंट है, इस तरह की चीजें इनमें नहीं दिखेगी। कुछ इनमें नया करने का, कुछ नवीन सोच या कुछ इस तरह की चीजें इनमें नहीं दिखाई देती है। चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, तर्क क्षमता का इस्तेमाल बहुत सही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये सब जो हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो कि रीजनिंग करना, जजमेंट करना, डिसीजंस लेना, इस तरह की हाई लेवल की मेंटल चीजें नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कारणों पे कि कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो काफी सारे कारण देख सकते हैं। पहला तो एक हो गया कि लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, मतलब आईक्यू ही इनका कम हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो पैदाइशी हो गई, या पैदा होने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कुछ मेंटल दिक्कत हो गई, कुछ डैमेज हो गया ब्रेन में, जिसकी वजह से इनका इंटेलिजेंस की कैपेसिटी घट गई। तो आईक्यू कम होना ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है। पर और भी फैक्टर्स हैं, जैसे दूसरा हो गया पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक। लंबी बीमारी से जूझ रहे हों, उसके बाद पढ़ने लिखने बैठे तो शायद क्षमता काफी कम हो गई हो पढ़ने लिखने की। लंबे समय से स्कूल से गायब है, गायब होने का कई कारण हो सकता है। उनका मन नहीं लगता, घर से बोल के निकलते हैं स्कूल जा रहे हैं, पर स्कूल से गायब रह के कहीं और चले जाते हैं, कहीं और खेलते रहते हैं बच्चों के साथ में। या घर से उनको स्कूल जाने नहीं मिल रहा किसी कारण से। लड़कियों के केस में खासकर ये हो सकता है, जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आज घर पे संभालो, आज अपने छोटे भाई बहन को देखो, आज ये काम कर दो, आज छोड़ दो, मत जाओ, क्या होगा एक दिन नहीं जाओगे तो लड़कियों के केस में इस तरह का एब्सेंस ज्यादा होता है। तो वैसे भी फिर वो पढ़ाई से कैसे कोप कर पाएंगे, कैसे उनका जब इस तरह गैप्स आ रहा है पढ़ाई में, तो कैसे वो सही से पढ़ पाएंगे, तो वो दिक्कत आती है। फिर है कुछ फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक उनमें कुछ परेशानी है जो कभी डिटेक्ट हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी शारीरिक अंदरूनी परेशानियां हो जो डॉक्टर को दिखाने के बाद भी पकड़ में नहीं आ पा रही, तो वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कॉग्निटिव कैपेसिटी इनकी पुअर हो सकती है, संज्ञानात्मक तौर पे ये कमजोर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी हैं, कुछ परिस्थिति या वातावरण संबंधी कारण भी हैं, जैसे फैमिली का एनवायरनमेंट खराब है जिसकी वजह से इनकी लर्निंग की स्किल नहीं डेवलप हो पा रही है। खाना इन्हें जो मिलता है वो पौष्टिक नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और मात्रा भी ठीक नहीं मिलती है। सो नहीं पाते हैं बहुत सही से, शॉर्टेज है सोने का। पेरेंट्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं है पढ़ाई लिखाई को लेकर कि अरे इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है, छोड़ो, नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह की थिंकिंग। खराब तरह का अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिलना, स्कूल में टीचर्स अच्छे ना हो, सही से पढ़ाते ना हो। खासकर सरकारी स्कूलों का हाल आप जानते ही हैं क्या होता है वहां पर। तो वहां पे टीचर आते हैं और क्लास में सो जाते हैं बिल्कुल, फिर टाइम पूरा हो गया चले जाते हैं, बच्चे अपने खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे फिर कैसे पढ़ाई होगी। तो स्कूल का एनवायरनमेंट खराब है, टीचर मेहनत नहीं करते, टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, क्लासेस की साइज बहुत बड़ी है, एक टीचर अकेले सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है, बहुत एडवांस्ड लेवल का पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के लेवल के बाहर है, उनके समझने के बाहर है, उनके उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। स्कूल और घर में सामंजस्य नहीं होना, स्कूल और घर में उनको सही माहौल नहीं मिल रहा है, एक जगह एनकरेजमेंट मिल रहा है पढ़ाई के लिए, दूसरी जगह नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है, ये दिक्कत करेगा। फिर स्कूल बार बार बदल रहा हो, कई लोग के ट्रांसफर जॉब्स रहते हैं, पेरेंट्स के बार बार चेंज हो रहे हैं, एक एक दो दो महीने पे चेंज हो रहे हैं, तो बच्चा स्थिर नहीं हो पाता है कहीं भी, और बार बार उसको एक जगह से जब लगाव होना शुरू हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू हुआ, 4 दोस्त बनाए, फिर वहां से हट के दूसरी जगह जाना है, फिर नया एडजस्टमेंट करना है। तो बड़े लोगों को भी ये दिक्कत आएगी करने में, बट समहाउ वो कर लेते हैं। पर छोटे बच्चे के लिए मानसिक तौर पे ऐसे परिस्थिति में बार बार एडजस्ट कर पाना बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत मुसीबत होती है। उस चलते उनकी पढ़ाई बार बार डिस्टर्ब भी होती है, क्योंकि हर जगह नई क्लास में जा रहे हैं, नए टीचर हैं, नया पढ़ाने का तरीका है, नई बुक्स हैं, नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा क्या छूटा, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीजें भी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ इमोशनल फैक्टर्स, जैसे बच्चा अगर टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कई कारण हो सकते हैं, टीचर का पढ़ाया उसको समझ में नहीं आता, टीचर उसके साथ सही नहीं बिहेव करते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा टीचर को नापसंद करता हो, तो उनकी क्लास में ध्यान नहीं देगा, सुनेगा नहीं।
पेरेंट्स का एटीट्यूड स्कूल की तरफ नेगेटिव हो, जिसकी वजह से बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई और स्कूल की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड हो जाए। बच्चे को अंदर जो हीन भावना रहती है कि हम इनएडिक्वेट हैं, मेरे में पर्याप्त क्षमता नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई कर सकें, कॉन्फिडेंस नहीं होना, अचीवमेंट की नीड नहीं महसूस होना कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, ये नहीं महसूस होना, या बहुत ज्यादा एंजाइटी होना जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, चिंता करना बहुत ज्यादा, परेशान होना बहुत ज्यादा। अब बात आती है कि पहचानेंगे कैसे स्लो लर्नर्स को। स्लो लर्नर्स को जल्दी पहचानना जरूरी है ताकि इनका बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रुचि न गायब हो जाए। अगर वैसे हो गया तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे पहले कि घर वाले या बाकी टीचर्स या कोई ये समझ के कि ये बच्चे शायद नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, इनको थोड़े स्पेशल स्कूल्स में भेजे जाने की जरूरत है, जो मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए होते हैं, इस तरह के स्कूल्स में भेजने की जरूरत है। और फिर वहां जाके ये फंस जाएंगे क्योंकि वो बच्चे इनके लेवल से काफी नीचे हैं, तो यहाँ वहां भी जाके वो फ्रस्ट्रेट ही होंगे। ये बच्चे नॉर्मल ही हैं, बस इनको थोड़ा समय ज्यादा लगता है, थोड़ा स्लो स्पीड से ये प्रोग्रेस करते हैं। तो इससे पहले कि ऐसी जगहों पर जाकर फंस जाए और बहुत लेट हो जाए, इनकी अरुचि पूरी तरह से हो जाए पढ़ाई लिखाई को लेकर, इसलिए जल्दी पहचान इनकी हो पाए तो वो जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है, उसके लिए कई टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज हो सकते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। जैसे क्लासरूम का बिहेवियर कैसा है बच्चे का, ये टीचर डे टू डे नोट करे, ध्यान दे कि हाँ ये बच्चा किस तरह का क्लास में परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या बिहेवियर रख रहा है। दूसरी चीज कि बच्चे का स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वैसे ही बने हुए हैं, बहुत लोअर लेवल के मार्क्स हैं या एवरेज के अबव मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ये ध्यान देना। पेरेंट्स का क्या विचार है बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, उसको घर में क्या दिक्कतें आती हैं जो पेरेंट्स देखते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने में या कोई सब्जेक्ट का होमवर्क करने में, या भाषा संबंधी दिक्कतें, बोलने चालने में, कोई चीज एक्सप्रेस करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमारियां चल रही हैं, कोई चोट लग गई है, कोई शारीरिक समस्या हो गई है, ये सारा चीज पेरेंट्स का क्या इसके बारे में है, ये जानना। आईक्यू कैसा है बच्चे का, आईक्यू टेस्ट आते हैं बच्चों के लिए, उसको यूज करके चेक करना कि आईक्यू का लेवल क्या है बच्चे का। बच्चे के लिए जो भी टेस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो देता है वो पढ़ता है, उसमें देखना कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसको खास करके दिक्कत आ रही है और बाकी सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस ठीक हो, तो ये चीजें नोट करना। तो ये बच्चे जो है इसको जितना जल्दी हम पहचान पाएंगे उतना जल्दी हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो स्पेशल स्कूल्स में चले जाएंगे और स्पेशल स्कूल्स में डालने की अगर जरूरत भी समझ में आती है मान लीजिए, तो भी बहुत रेयर है ऐसे स्कूल्स इंडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलर तो है नहीं इस तरह के स्कूल्स। तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई उसके लिए हमेशा के लिए छूट जाए क्योंकि नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ स्पेशल तरह के स्कूल्स वहां है नहीं या वहां भेजा जाना ठीक नहीं है, तो वो घर पे ही बैठ जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा और वो कभी पढ़ाई कर नहीं पाएगा, आगे अपने करियर में कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कुछ जॉब नहीं पा पाएगा, कुछ इंडिपेंडेंस नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। तो ये दिक्कत हो सकती है। इसके लिए पहचानना बहुत जरूरी है टाइम से कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो स्कूल में इनके लिए बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई में कैसे इनका इंटरेस्ट जगाया जाए। इनको काम का बोझ कब देना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल बच्चों पर जितना होमवर्क का बोझ आप डाल रहे हैं वैसे ही इनके ऊपर भी इक्वल बोझ दे दें, क्योंकि नहीं कर पाएंगे हैंडल उसको। और अगर हो सके जितना संभव हो पढ़ाई लिखाई में ऑडियो विजुअल एड्स यूज करें, वीडियोस, क्लिपिंग्स, कुछ पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स, साउंड्स, ये सारी चीजें यूज करने से फायदा रहता है, सिवाय बस लेक्चर मेथड और ब्लैक बोर्ड यूज करने के। तो स्लो लर्नर जो है वो कुछ औसत लेवल का एकेडमिक अचीवमेंट कर सकता है अगर उसको हेल्प मिले और थोड़ा ज्यादा समय मिले एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में, तब वो चीजें अचीव कर पाएगा और स्कूल छोड़ के नहीं भागेगा, पढ़ाई सही से कर पाएगा। और इसकी पहचान अगर जल्दी हो जाए तो स्कूल की अथॉरिटीज जो है पेरेंट्स के साथ मिलके चीजें प्लान कर सकती, कुछ इंडिविजुअल प्रोग्राम डेवलप कर सकती हैं कि कैसे ऐसे बच्चों को हम हेल्प करें। कुछ यहाँ पर आइडियाज बताए जा रहे हैं जो देखे गए हैं कि स्लो लर्नर्स को काफी मददगार साबित होते हैं। जैसे हाई स्कूल वगैरह में जब बच्चे पहुंचे ऐसे तो छोटे लेवल पे तो काम चल गया, बट हायर एजुकेशन के लेवल में 10th और उसके आगे एंड कॉलेज डिग्रीज ये सब में उनको काफी दिक्कत हो जाती है, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हाई स्कूल के बाद कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को अगर वोकेशनल प्रोग्राम हम करवा पाए, रोजगार परक, व्यवसाय परक शिक्षा अगर हम दे पाए और उनको जॉब में
जल्दी पहुंचा सके तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनको बहुत दिक्कत समझ में आ रही है। तो कम से कम कुछ ऐसा व्यवसाय पा सके, कोई ऐसा रोजगार पा सके जिससे ये इंडिपेंडेंट हो सके, आगे इनका लाइफ में काम चल पाए। फिर स्कूल की जो मैनेजमेंट टीम है उसके साथ मिलकर टीचर्स और पेरेंट्स को इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान बोलते हैं, आईईपी, ये डेवलप करना चाहिए। उस चाइल्ड के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए कि उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को बिल्कुल सेम करिकुलम, सेम सिलेबस दिया जाए जो क्लास में बाकी बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बच्चे के साथ हमें थोड़ा समय देना चाहिए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। बहुत ज्यादा वहां पे उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि जल्दी करो जल्दी करो, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा उस बच्चे के साथ में। प्लस उसकी स्कूल के बाहर की जो गतिविधियां जिसमें उसको इंटरेस्ट आता हो, खेलने कूदने में, कहीं घूमने जाने में, इन चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। जो स्लो लर्नर्स हैं वो यूजुअली फेल हो जाते हैं क्लासेस में, एक क्लास फिर से रिपीट करनी पड़ती है उनको। तो एक बार हो तो एक बार चल जाएगा, लेकिन एक बार से ज्यादा अगर फेल होने लगे तो वो खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, और उनके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा इस पर फोकस करने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ, दोबारा उसको कोशिश करें कि कैसे हम टीचिंग करें, क्या हम करें, कैसे उसका असेसमेंट करें जिससे वो पास हो सके। ऐसा ना हो कि बार बार फेल होता रहे कि क्लास में। कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि ये स्लो पेस पर काम करते हैं, स्लो स्पीड से काम करते हैं, तो दूसरे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं क्लास के, वो उनका मजाक उड़ाते हैं और इनके लिए फिर ये दिक्कत हो जाती है। और काफी जो अमूर्त कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें हैं, जैसे मैथ्स हो गया या साइंस की कुछ चीजें हो गई, सोशल स्टडीज की कुछ चीजें हो गई, जिसमें इमेजिनेशन ज्यादा करना है, इमेजिन करना है, दिमाग में सोचना कि कोई चीज हम क्यों कर रहे हैं, वो इनके लिए ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो उसको कैसे हम सिंपल बना पाए इनके लिए, वो कोशिश करनी चाहिए। सबसे कम फेवरेबल चीज है जो बहुत कोई और ऑप्शन ना बचे तो करना चाहिए, वो ये है कि ऐसे बच्चों को अपनी स्पीड से काम करने दें, अपनी स्पीड से पढ़ने दें, और वो एग्जाम करा के उनका परफॉर्मेंस हम लोग ना चेक करें और परसेंटेजेस ना देखें कि क्या आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने एफर्ट कितना लगाया उसके आधार पे उनकी ग्रेडिंग करें। तो ये लास्ट ऑप्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत बच्चे के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अगर टोटली उसको डिफरेंट तरह का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं बाकी बच्चों की तुलना में, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं कन्वे करता है बच्चे के लिए, और आगे भी फ्यूचर में उसको यूजफुल नहीं होगा। इसलिए ये एकदम लास्ट ऑप्शन है, जब और चीजें कुछ नहीं कारगर हो पा रही है तो हमें ये चीज करना चाहिए। एक तरीका और हो सकता है कि हम बच्चे का पासिंग ग्रेड जो है, पासिंग कट ऑफ जो है, उसको किसी आधार पर चेंज करें। जैसे एक तरीका है कि बच्चे के आईक्यू के आधार पर करें। नॉर्मली 40% अगर पासिंग होता है किसी भी कोर्स में तो वो नॉर्मल बच्चों के लिए है। जो स्पेशल बच्चा है, जो स्लो लर्नर है, उसके लिए हम कितना कट ऑफ रखेंगे तो उसके आईक्यू से हमको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पासिंग मार्क्स जो है वो है मान लीजिए कहीं पर कि 70% पासिंग मार्क्स है कहीं पे, और बच्चे का आईक्यू है 80, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.8 इंटू 70 हम कर देंगे, करके देखें कितना आ रहा है, 56%। तो जहां बाकी बच्चों को अगर कोई एग्जाम पास करने के लिए मान लीजिए 70% चाहिए, तो उस बच्चे के लिए हम 56 पर ही पासिंग मान लेंगे, उतने पे ही वो कर ले तो उसको हम पास कर देंगे कोर्स में। इसी तरह ये बच्चे जो हैं, इनको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए आगे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग या रोजगार परक शिक्षा या ट्रेनिंग देने की जरूरत हो सकती है। तो शॉपिंग, पैसे रुपए का प्रबंधन कैसे करना है, जॉब की तैयारी कैसे करनी है, इस पर थोड़ा फोकस हमें देना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। इनको किस खास एरिया में दिक्कत आ रही है, वहां पे एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा हेल्प दी जा सकती है, जो कि क्लास में हर दिन लास्ट पीरियड के बाद दी जा सकती है, या लास्ट पीरियड में स्कूल के बाद दिया जा सकता है। इसी तरह से इन बच्चों को कुछ और सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स का एग्जाम है, बाकी बच्चों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, पर इनको अलाउ कर देना चाहिए। बाकी बच्चों को अगर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट लिखकर जमा करने हैं, इनको दिक्कत आती है, तो इनको ओरली बोल के असाइनमेंट अपना प्रेजेंट करने दें या कुछ और तरह से शो करने दें। इस तरह की चीजें करनी चाहिए। इनको शांत जगह अवेलेबल कराना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इन पर ध्यान दे सके, समय दे सके इनको, और मोटिवेटेड रखें ताकि ये काम सही से कर पाए। होमवर्क बहुत कठिन नहीं देने चाहिए, और छोटे हो, बहुत लंबे समय तक टाइम देना पड़े होमवर्क में, ऐसा ना हो। इसी तरह होमवर्क के पहले और बाद इनको कुछ एनकरेजिंग एक्टिविटी करवानी चाहिए जिससे इनका इंटरेस्ट बना रहे,
कि ये कर लो एक्टिविटी, फिर तुम होमवर्क अपना करो, उसके बाद फिर ऐसा हम लोग कुछ करेंगे, गेम्स खेलेंगे या कुछ करेंगे। इस तरह की चीजें करने से इनका इंटरेस्ट बना रहता है। साथ ही जो हम पढ़ने लिखने के लिए इनको दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज उस चीज के साथ जोड़ दें, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, तो ये इन बच्चों के लिए फायदेमंद रहता है। इसमें एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है 3 ट्रांसफर लर्निंग। 3 ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि सिर्फ चीजें पढ़ने के लिए हम बच्चे को नहीं देते हैं, उसके साथ 3 और चीजें करने के लिए देते हैं। जैसे एक टॉपिक अगर हमने बच्चे को दिया कि ये चैप्टर आज पढ़ के आना, तो बस पढ़ना नहीं है, उसके साथ 3 चीजें उसे और करने के लिए देंगे कि तुम्हें पढ़ना है, फिर किसी को ये एक्सप्लेन करना है, मान लो अपने मम्मी को एक्सप्लेन किया, अपने छोटे भाई को एक्सप्लेन किया, ऐसे किसी को एक्सप्लेन करना होगा, इसका एक पिक्चर ड्रॉ करना होगा, कुछ भी ड्राइंग बनानी है इससे संबंधित, और कुछ नोट्स लेने होंगे उसके बारे में, कुछ पॉइंट्स नोट करके लाने पड़ेंगे। तो 3 ट्रांसफर लर्निंग से इन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वही चीज कई बार करते करते वह खुद पढ़े, फिर बताए, फिर उसी का पिक्चर बनाए, फिर उस पर नोट्स लिए, तो वही चीज कई बार रिहर्स भी हो गई, और अलग अलग मेथड से, कभी पिक्चर फॉर्म में, कभी बोल के, कभी लिख के, कभी पढ़ के, तो कई तरह से कई अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस भी हो गई। तो ये इनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ऐसे बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंट रहने की जरूरत है, पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर उनको जो काम दिया जा रहा है, अगर वो काम फिनिश नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं काम, तो उनको रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, उनको शाबाशी, वाहवाही या कोई चीज खाने पीने की नहीं देनी चाहिए अगर उन्होंने काम खत्म नहीं किया है तो। कुछ और इंटरवेंशन जो हो सकते हैं एनवायरमेंट संबंधी, कि बच्चों को कम से कम हस्तक्षेप हो किसी चीज से, समस्या कम हो, उनको डिस्टरबेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, शोरगुल ना हो, ये सब कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कुछ ऐसे बेंच पे बैठते हैं क्लास में जो कि दूर है थोड़ा टीचर से, तो सामने की बेंचेस पे बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ज्यादा आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाए बच्चे। कुछ ऐसे साथ के स्टूडेंट्स हों जो कि इनको सिखा सके, पढ़ा सके, जिस क्लास के अच्छे बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, पर जो इनकी तरफ कोऑपरेटिव, जो मजाक नहीं उड़ाए इनका, और उनके साथ फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि ये तो जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं, वैसे बच्चे नहीं, पर जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं और हेल्प करना चाहते हैं, उनको इनके साथ बैठाएं कि वो उसको थोड़ा सा पढ़ाएं, थोड़ा सिखाएं कुछ चीजें, तो वो थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। ऐसे बच्चों को थोड़ा ज्यादा ब्रेक भी देना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को जितने गैप्स या ब्रेक्स मिलते हैं, उससे थोड़ा इनको ज्यादा देना चाहिए। 15 मिनट पढ़ लिया, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, फिर 15 मिनट पढ़ाई की, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, इस तरह से करना चाहिए। असाइनमेंट्स वगैरह दें तो बहुत छोटे देने चाहिए, ऐसा कुछ काम लें जिसको बार बार रिपीट करना पड़े ताकि उसको याद हो जाए, यानी 3 ट्रांसफर मेथड जो था लर्निंग का, वो यूज करना चाहिए। असेसमेंट कैसे करें ऐसे बच्चों का, तो टेस्ट छोटा दें, सिंपल दें, ज्यादातर ओरल टेस्टिंग रखें कि बोल के उसको चीजें बतानी है बजाय कि लिखने के। अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फिर से टेस्ट को रिपीट करने दें, फीडबैक भी उसको देना चाहिए, और कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए कि नॉर्मल बच्चों से उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि उनकी तुलना में आपका कैसा परफॉर्मेंस है, ये नहीं करना चाहिए, ये अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या एनकरेज करना चाहिए ऐसे बच्चों में, कि अगर ये किसी ऐसे बच्चे के साथ इनका पेयरिंग कर दिया जाए जो इनके साथ पेशेंटली बात करें, बहुत धैर्य रख के बात करें और अपनी पढ़ाई की नॉलेज बच्चों से शेयर करें, तो उसी उम्र का बच्चा जिस तरह से चीजों को समझ के, जिन वर्ड्स में अपने उम्र के बच्चे को समझा पाएगा, शायद उतना बेहतर कोई बड़े लोग नहीं समझा पाए, तो वो ज्यादा यूजफुल बच्चे के लिए हो सकता है। केयरफुली गाइड करना बच्चे को जरूरी है बहुत, जैसे टीचर को कॉन्क्रीट चीजों को पढ़ाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें है जिसको बहुत इमेजिन करके करना है, ऐसी चीजें कम करानी चाहिए। ऐसे बच्चों को जरूरी है कि इनकी नीड्स पूरी हो रही हो वो पहचानना और उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। इनको टाइम देना चाहिए, ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, और एवरेज परफॉर्मेंस जैसा है क्लास का बाकी बच्चों का, उनसे कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर प्रयास करना चाहिए कि ये कम से कम क्लास के एवरेज परफॉर्मेंस तक पहुंच सके, इतनी कोशिश करनी चाहिए इन बच्चों के लिए। जो इंस्ट्रक्शंस इन्हें दिए जा रहे हैं, कोशिश करें कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि प्रिंटेड किताबें हैं उसको देखना है, पढ़ना है, याद करना है, वैसे न रहे, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हुए उस पर ज्यादा निर्भरता दिखाएं बजाय किताब को याद करने के। स्कूल के बाहर की कुछ एक्टिविटीज अगर आप करा सकें, फील्ड ट्रिप ले जाना, कहीं घुमाना फिराना, कोई चीज जिसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि प्लेग्राउंड कैसा होता है, नर्सरी कैसी होती है, तो उन जगहों पे विजिट करा देना ताकि वो विजुअली चीजों को देख के समझे और याद करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऐसे बच्चों के लिए। और जैसा बोला कि विजुअल एड्स यूज करने चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स, मूवीज,
कुछ क्लिप्स जो है, वीडियोस, ये सब डालने से न सिर्फ इन बच्चों के लिए बल्कि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए ऑडियो विजुअल चीजें याद रखना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और इजी होता है। तो वो उन चीजों के लिए मेमोरी अच्छी होती है सभी की, तो वो भी इन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। इसके साथ साथ जो बच्चों को चीजें पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट्स, कोशिश करें कि लाइफ की समस्याओं के आसपास रहें। जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो नाव जा रही है नदी में, कितनी स्पीड से जा रही है, तो पानी का बहाव इस तरह का है, इस तरह की चीजें जो शायद उसको अभी तक फेस नहीं हुई है, उससे अच्छा है इसी प्रॉब्लम को कुछ ऐसी डेली लाइफ की उसकी सिचुएशन पर हैंडल करे कि मम्मी ने फिर ऐसा किया तो ये किया, तो तुमने ये किया तो अब ये क्या स्पीड होगी, समथिंग कुछ ऐसा करें जो कि उसके डेली लाइफ से लिंक हो, जो उससे डायरेक्ट एसोसिएट कर पाए। क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं रखते हैं, बहुत दिमाग में चीजें सोच नहीं सकते, तो डे टू डे लाइफ की इनकी जो परिस्थितियां हैं उनसे चीजों को लिंक करके पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इनको सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के वर्ड्स यूज करना, स्टूपिड, इडियट, स्लो लर्नर, डल, बैक बेंचर, इस तरह के शब्द टीचर को नहीं यूज करने चाहिए। इससे बच्चे को बहुत ही हीन भावना होती है, जो डेफिनेटली उसके सीखने की गति पर बहुत ज्यादा रोड़ा लगाएगा, बहुत दिक्कत से बढ़ जाएगी। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था तारे जमीन पर जो मूवी थी, उसमें आप याद कीजिए तो टीचर्स उसको कितना बोलते थे, स्टूपिड, गधे हो तुम, मूर्ख शिरोमणि, क्या क्या वर्ड्स उसको बोलते थे बच्चे को, कितना उसको ह्यूमिलिएटेड फील होता होगा, कितना फ्रस्ट्रेटेड बच्चा फील करता होगा। तो ऐसे में उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पढ़ाई में वो कुछ अच्छा कर पाएगा। तो इस तरह के टर्म्स बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। और जो साथ के बच्चे हैं उसके पढ़ने वाले, उनको भी हमें समझाना चाहिए कि उसको अच्छे से पेश आए और वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसके साथ कुछ समस्या नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। टीचर्स को बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए कि बच्चे को जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा ना हो, बाकी बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तुलना में थोड़ा कम डिफिकल्टी की चीजें दें, और धीरे धीरे जब उस चीज को मास्टर कर लेंगे तो फिर हायर डिफिकल्टी की तरफ हम बढ़ें। थैंक यू।